देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये हम जानते हैं कि अगर सेशंस हो रहे हैं और ये बैरियर आ जाता है कि जो लैंग्वेज है क्लाइंट की वो डिफरेंट है और हम उन्हें बात समझा नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। तो इसलिए आप उन क्लाइंट्स को ट्रीट करेंगे जो आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं और आप जिनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे ट्रांसलेटर्स होने चाहिए जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकें। इसी तरह से हम टेलर्ड इंटरवेंशंस की बात कर चुके हैं कि कल्चर को अपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लाइंट है उसके कोई स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ्स हैं, तो अब आपको उन रिलीजियस बिलीफ्स की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप उस कल्चर के शख्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप इंटरवेंशन दे रहे हैं। अब आपकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं उनमें स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट शामिल होगा, रिलीजियस कॉन्सेप्ट शामिल होगा, जिसको वो क्लाइंट फॉलो करता है। इसी तरह से जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप अपोजिट जेंडर के किसी क्लाइंट को सेशन दे रहे हैं, तो अब उनके लिए किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए, इस सेंसिटिविटी को भी समझना होगा। यानी यहाँ पर रिस्पेक्ट के पहलू को भी सामने आपने रखना है, और एक जो बाउंड्री है, जो प्रोफेशनलिज्म है, उसको भी आपने मेंटेन रखना है। लाइक आप हस्बैंड या वाइफ का वर्ड यूज करने की बजाय आप पार्टनर का वर्ड यूज करते हैं। देन जो क्लाइंट्स की आइडेंटिटी है, क्योंकि आप उसे नॉन जजमेंटली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने कल्चर को और अपनी आइडेंटिटी को, तो आप उसको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं और रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। अब चाहे बात कल्चर्स की हो, चाहे बात जेंडर्स की हो, आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रांसजेंडर क्लाइंट आपके पास आ जाते हैं, अब उनका जो इशू है वो जेंडर डिस्फोरिया है। अब आप सीबीटी के थ्रू किस तरह से उनसे बात करेंगे, किस तरह से उनकी थॉट्स पे वर्क करेंगे, तो इन चीज़ों का जो कम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, कम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस है उनके कल्चर की, वो किस अंदाज में लाइफ गुजारते हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, इसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। सो कल्चरल कॉम्पिटेंस, यानी जिन कल्चर्स के क्लाइंट्स को आप डील करते हैं, उस कल्चर को आप समझते हो, उस कल्चर से रिलेटेड आपने ट्रेनिंग्स ली हो, आप उनकी कल्चरल नॉर्म्स को समझते हो, उनकी क्या वैल्यूज हैं, आप ओवरऑल समझते हो कि इस कल्चर में जो लोग हैं उनकी पर्सनैलिटीज किस तरह से वर्क करती हैं, उनकी क्या वैल्यूज हो सकती हैं, उनका कल्चर किस किस्म का है, इज इट एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और अ कलेक्टिविस्ट कल्चर, और उनकी मेन वैल्यूज क्या है उस कल्चर में। सो यू हैव टू गेन कल्चरल कॉम्पिटेंस। देन इंटरसेक्शनैलिटी अवेयरनेस। अब जब हम कल्चर की बात करते हैं, डिफरेंट रेसेस होती हैं। एक ही फॉर एग्जांपल हम जस्ट एक सूबे को ले लें या एक सिटी को ले लें, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर डिसेबल लोग भी रहते हैं, वहाँ पर डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट कास्ट्स हैं, डिफरेंट कल्चरल सिस्टम्स हैं, जो सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अवेयरनेस आपको इनकी होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कल्चरल सेंसिटिविटी। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज इन सीबीटी। अब एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे प्रोफेशनलिज्म से रिलेट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि सीबीटी में जो थेरेपिस्ट हैं उनकी क्या बाउंड्रीज होती है और उनके लिए एथिकल गाइडलाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले जो अभी हम बात कर रहे थे कि कल्चरल सेंसिटिविटी,
कि वो क्लाइंट के कल्चरल बैकग्राउंड्स और वैल्यूज को समझते हों, उनके लिए सेंसिटिव हो और उनको एक्नॉलेज करने वाले हों। आपने अपने जो कल्चरल बिलीव्स हैं, यानी आप जिस तरह से उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, आप अपने माइंड से उसको अगर इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब आप जब क्लाइंट के सामने उस चीज का सोल्यूशन दे रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, बल्कि वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग होगा, उसकी कल्चर, उसकी बिलीव्स के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपकी जो क्लाइंट है, आपका उनके साथ थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशनशिप है, यहाँ पर इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। उनका इंटरेस्ट है वो आपसे थेरेपी सीख करने आए, आपका इंटरेस्ट ये है कि आप उनको इंटरवेंशन दे रहे हैं। अगर आपके दरमियान कोई रिलेशनशिप बनता है, फॉर एग्जांपल बाइंग सेलिंग का ही वो रिलेशनशिप है, कोई आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और इस चीज पे बहुत फोकस किया जाता है कि आपने किसी भी ऐसी एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना जिससे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टेड हो जाए। यानी आपने अपने प्रोफेशनलिज्म को कायम रखना होता है यहाँ पे। इसी से रिलेटेड एक चीज है डुअल रिलेशनशिप्स। डुअल रिलेशनशिप्स मीन कि डबल रिलेशनशिप्स, आप और क्लाइंट, आपका एक रिलेशनशिप ये है कि आप थेरेपिस्ट हैं और वो आपके क्लाइंट हैं। तो अब आप उनके साथ कोई और रिलेशनशिप नहीं रख सकते। आप अपने क्लाइंट को भाई, बहन, खाला, इस तरह के वर्ड्स नहीं कहेंगे। और जो थेरेपिस्ट होते हैं उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं होती कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को या किसी जानने वाले को थेरेपी दे रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ एक जान पहचान के ताल्लुक में या ब्लड रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो उनको थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपने उन्हें किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करना होता। देन आपकी कंपिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप सीबीटी की बात कर रहे हैं, सीबीटी के कॉन्सेप्ट्स का आपको मालूम होना चाहिए, सीबीटी की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, सीबीटी किस तरह से वर्क करती है। और जो अब की डेट चीजें हैं, तो लेटेस्ट अब तक सीबीटी में कौन सी एडवांसमेंट्स हुई हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स कौन सी हैं, कौन कौन सी चीजें अप्लाई की जा रही हैं सीबीटी के साथ जोड़ के, उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डिफरेंट लोगों के लिए किस तरह से वर्क करती है सीबीटी। फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के साथ किस तरह से आपने वर्क करना है। अगर किसी को ट्रॉमा रिलेटेड इश्यूज हैं, आप वो किस तरह से अप्लाई करेंगे सीबीटी। तो आपने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते रहना होता है, आप उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तब आप उनको अप्लाई करते हैं। देन प्रोफेशनल बाउंड्रीज अगेन, कि आपने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स और थेराप्यूटिक इंटरेक्शन से हट के कोई और इंटरेक्शंस नहीं करने होते। फॉर एग्जांपल आपको आपके क्लाइंट कहते हैं कि मैं आपसे बाहर मिलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ, तो आपको इसकी इजाज़त नहीं है। इस ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आपने अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन रखनी होती है। और लास्ट गाइडलाइन ये है कि जब आपने सेशंस को एंड करना होता है, जब आपकी थेरेपी टर्मिनेट करने जा रही होती है, तो आप उसका उन्हें पहले से बता देते हैं। ये थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि आप उन्हें बता देते हैं कि अब आपको मजीद सेशंस की जरूरत नहीं है, या आपको ये मालूम होता है कि ये इशू किसी और वजह से है और इसका थेरेपी से इलाज मुमकिन नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर भी आपने थेरेपी को टर्मिनेट करना होता है। नेक्स्ट जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं वो हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो
कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी जो है वो क्लोजली रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी रखनी होती है, लेकिन प्राइवेसी का जो सेंस है वो मोस्टली प्रोफेशनलिज्म में नहीं यूज हो रहा होता। प्रोफेशनल सेटिंग्स में इसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी से ये मुराद है कि जो क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसको उसका आपने ख्याल रखना है। उनकी इंफॉर्मेशन को अपने प्राइवेट और सिक्योर रखना होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्हें वो लिमिट्स भी आपने बतानी है जब उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आप खत्म कर सकते हैं। ये बेसिक जो प्रिंसिपल होता है एथिक्स का, वो होता है हार्म, मतलब नुकसान से बचाना होता है हमने। तो उसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, उसमें बाकी लोग भी शामिल हैं, सोसाइटी भी शामिल है। तो हार्म से बचाना है और बेनिफिट के लिए काम करना है। तो जब थेरेपिस्ट को ये नजर आ रहा होगा कि ये क्लाइंट कहीं ना कहीं खुद को या दूसरों को, किसी और को हार्म कर सकता है, तो तब फिर आप पे कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ना जरूरी होगा। यानी आपको फिर बताना होगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आप बता सकते हैं, आप उनकी फैमिली को बता सकते हैं कि ये क्लाइंट इस तरह से कह रहे हैं या ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो तब फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी की जो लिमिट्स हैं वो आपने पहले कम्युनिकेट कर देनी होती है कि ये इस तरह की जो चीज़ें होंगी उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी जा सकती। सो देयर आर सम लिमिट्स टू कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इन्फॉर्म कॉन्सेंट से ये मुराद है कि आप हर चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें आप कॉन्सेंट ले रहे होते हैं क्लाइंट का। यानी आप उन्हें बता रहे होते हैं कि किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करेंगे। बेसिकली थेरेपी क्या है, ये सीबीटी किस तरह से वर्क करती है, इसके अंदर कौन कौन सी आप टेक्निक्स यूज करेंगे एनजाइटी को मैनेज करने के लिए। तो आप उनका एक कॉन्सेंट हासिल करते हैं, यानी वो अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेंट आप उनका लेते हैं पहले। जब आप थेरेपी स्टार्ट करने लगते हैं उस वक्त आप उनसे ये रिटन में लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी की और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। अब जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल उसने जो हिस्ट्री अपनी बताई है, जो फैमिलियल इंफॉर्मेशन अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो अब वो इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट तक पहुंच गई है। तो अब थेरेपिस्ट पे ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि वो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो जो डिटेल्स हैं, वो प्राइवेट रखी जाएंगी। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा है और एक एथिकल कंसिडरेशन है कि इस पे उनसे सवाल जवाब हो सकता है कि अगर वो इसको ब्रीच करते हैं। यानी क्लाइंट की मर्जी के बगैर वो कहीं और उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी इसमें उसके फ्रेंड्स और फैमिली भी शामिल हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है क्लाइंट से, तो आप उसे कहीं और डिस्क्लोज नहीं करते, वो आप खुद तक रखते हैं। और अगर कहीं करनी पड़ भी जाती है, कहीं किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल किसी आपने डॉक्टर से कोई मशवरा करना है अपने क्लाइंट के बारे में, या किसी स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट से आपने गाइडेंस लेनी है इस केस के बारे में, तब भी आप उनकी इजाज़त से आप डिस्कस करते हैं इस केस को। कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि
जब डेंजर की बात आएगी, हम सेफ्टी की बात कर रहे थे कि सेफ रखना होता है, लेकिन जब डेंजर पोज हो रहा होता है उस क्लाइंट का अपनी तरफ या किसी और की तरफ, जिस तरह से सेल्फ हार्म है, जिस तरह से वायलेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा केस हमें नजर आ रहा है तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच ना सिर्फ दुरुस्त होगा बल्कि जरूरी भी होगा। तो ये आपने पहले कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट से कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो फिर आप कॉन्फिडेंशियलिटी के जिम्मेदार नहीं होंगे, फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर अगर वो खुद को हार्म करने की बात कर रहे हैं या किसी और के साथ वायलेंटली बिहेव करने की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिवेंज में ऐसा वो करना चाह रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर आपने अथॉरिटीज को या जो रेलिवेंट पार्टीज हैं जैसे कि उनकी फैमिली, तो आपने उनको इन्वॉल्व करना होता है। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दूसरे हेल्थ केयर के प्रोफेशनल से आपको कभी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ सकती है, तो इसमें आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस क्लाइंट से उसकी इंफॉर्मेशन दूसरों से हेल्प के लिए जब शेयर कर रहे हैं तो वो रिटर्न में आप कंसेंट उसका लेते हैं। लाइक अगर एनजाइटी का कोई क्लाइंट है तो उसकी कोई मेडिकल कंडीशन भी है और वो किसी स्पेशलिस्ट से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करनी ज़रूरी आप समझते हैं, तो फिर आपको रिटर्न कॉन्सेंट लेना होगा। ये क्लाइंट आपको कॉन्सेंट देगा कि आप वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तब आप कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के डायलेमास आ सकते हैं, तो उनमें हमने किस तरह से डील करना है, किस तरह से हैंडल करेंगे अगर कोई डायलेमास आप फेस करते हैं। जैसे कि अब कॉन्फिडेंशियलिटी और ड्यूटी टू वार्न की बात आ रही है। ऐसा होता है कि क्लाइंट की वायलेंट इंटेंशंस हैं किसी के लिए, और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना था, लेकिन अब सेफ्टी पे हर्फ आने लग गया, अब किसी और को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एथिकल डायलेमा आ गया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब क्या किया जाए। एक तो आपने पहले कॉन्फिडेंशियलिटी का को भी देखना है कि आपने तो डिस्क्लोज नहीं करना था। अब क्या होगा जब आपको ऐसा लग रहा है कि उनके कुछ ऐसे इरादे हैं, वायलेंट इंटेंशंस हैं किसी और के लिए, तो अब आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे कि आपने पहले से बताया जब होगा क्लाइंट को इन रिटर्न कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आप सेल्फ हार्म या किसी और को हार्म करने की बात करते हैं या ऐसा इरादा आपसे जाहिर होता है, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच करना पड़ेगा, या आप पहले से जब उन्हें बता देते हैं, राइट, तो फिर आप बाद में अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं, और ताकि सब जो पार्टीज हैं उनकी सेफ्टी बरकरार रहे। आप लॉ इन्फोर्समेंट, जो इन्फोर्समेंट की एजेंसीज होती हैं उनको आप बता सकते हैं, आप क्लाइंट की फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ जगहों पर ये इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रूरी होता है कि आप इस तरह से हैंडल करें, आप वार्न करें, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ हो सकता है डेंजरस, अब आपकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से डुअल रिलेशनशिप, इसका कोई डिलेमा अगर है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि थेरेपिस्ट को ऐसा लगता है कि कोई न्यू क्लाइंट है, लेकिन वो न्यू क्लाइंट पहले से उनको जानते हैं, उनकी आपस में जान पहचान है। अब इस तरह का पर्सनल रिलेशनशिप जो पहले रह चुका था और अब वो आपके क्लाइंट बने हैं, तो यहाँ पे जो मकसद है थेरेपी का वो कंप्रोमाइज हो रहा है, और जो आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज हैं वो कंप्रोमाइज हो रही हैं। कि जान पहचान एक ऐसी चीज है कि आप शायद प्रोफेशनली उनके साथ बिहेव ना कर पाए और वो आपके साथ प्रोफेशनल अंदाज में इंटरेक्ट नहीं करेंगी, फॉर एग्जांपल। तो ये एक डायलेमा है, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं।
तो आप जैसे इन्फॉर्म कंसेंट की बात है, स्टार्ट में आप उन्हें बताते हैं कि ये तो डुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि आप तो एथिक्स को समझते हैं, मैं भी वो क्लाइंट ना समझते हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि उन्हें इस थेरेपी में प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि वो किसी ऐसे थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें जिन्हें वो नहीं जानते, जिनका उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहा था। आप ये चीज उनसे डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब भी आपने फिर क्लियर बाउंड्रीज रखनी होंगी। उस जो पहले से आपका उनका पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ था, आपने उस अंदाज में अब इन सेशंस में नहीं पेश आना होगा। आपने जो क्लियर बाउंड्रीज है वो इन रिटर्न स्टेब्लिश करनी होगी, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उससे बचा जा सके। कि अब इनका इंटरेस्ट जो है वो थेरेपी लेना और देना है, क्लाइंट और थेरेपिस्ट का। तो अब डुअल रिलेशनशिप्स अगर पास्ट में थे फॉर एग्जांपल उस क्लाइंट के साथ, तो अब उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, इस तरह से। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज होती है कि जब आपके कोई और मामलात हो, आपके कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं या जान पहचान के इंटरेस्ट्स हैं या कोई और रिलेशनशिप में आप एंगेज होते हैं, तो ये चीज अलाउ नहीं होती। ठीक है, फिर जो थेरेपी का पर्पस है वो फोर्थ हो जाता है, प्रोफेशनलिज्म पे हर्फ आ जाता है। इसलिए आपको इस किस्म के डायलेमास को बेहतर अंदाज में हैंडल करना होता है, और ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इस तरह के जो केसेस हैं वो डील ना करें जिनका आपके साथ पहले पर्सनल रिलेशनशिप रह चुका है। इसी तरह से एक हम कल्चरल कॉम्पिटेंस में बायस का डायलेमा देखते हैं। अब होता यूं है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी कोई कल्चर है और आपकी उसके लिए बायसेस हैं, प्रीजुडिस है आपके माइंड में, और आपको लगता है कि चूंकि उस शख्स के कल्चरल बैकग्राउंड को आप बायस की निगाह से देखते हैं और देयर आर क्वेश्चंस इन योर माइंड, तो फिर आपको इस डायलेमा को कैसे रिजॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप किसी और कल्चर के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी होता है कि आपने आपने ट्रेनिंग ली हो उस कल्चर से रिलेटेड, आप उस कल्चर को समझते हो, और अगर कोई बायसेस हैं आपके माइंड में तो वो आपने एड्रेस कर ली हो। होता है ऐसे कि डिफरेंट कल्चर्स के लिए हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने उन्हें कैसे डील करना है, कैसे एड्रेस करना है। पहले उन प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं स्पेसिफिक कल्चर के लिए कि उन कल्चर को समझते हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, तो तब हम उस ट्रेनिंग के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ हम कम्पिटेंट हैं। तो कल्चरल कम्पिटेंस इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एक किसी कल्चर के क्लाइंट्स को ट्रीट करने के लिए ट्रेन हो जाते हैं, तब आप खुद को कह सकते हैं कि यू आर कल्चरली कम्पिटेंट। इसी तरह से एक और डिलेमा है कि पर्सनल वैल्यूज वर्सेस क्लाइंट ऑटोनॉमी। अब थेरेपिस्ट जो हैं उनकी अपनी वैल्यूज हो सकती हैं कुछ, लेकिन आप अपनी वैल्यूज क्लाइंट पे तो इम्पोज नहीं कर सकते। यू नीड टू सी दैट हाउ डज द क्लाइंट परसीव्स हिज लाइफ, वो किस अंदाज में चीजों को देखते हैं, उनकी वैल्यूज, उनके गोल्स क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो यहाँ पे ये डायलेमा आ सकता है कि आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक अंदाज में देखते हो, लेकिन क्लाइंट उसको किसी और पर्सपेक्टिव से देखता हो। इसमें डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, जिस तरह से रिलीजियस बिलीफ्स हैं। शायद आप थेरेपी में ऐसी चीजें शामिल करें जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी पर्सनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, और
उस वजह से जो क्लाइंट की ऑटोनॉमी है उस पे हर्प आ जाता है कि वो किस तरह से मसाइल को हल करना चाहता है। तो यहाँ पे आप इस तरह के जो डायलेमास हैं उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं कि आपने हमेशा क्लाइंट ओरिएंटेड होना है। यानी आप क्लाइंट को इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे, क्लाइंट के प्रॉब्लम्स हैं, तो क्लाइंट के प्रॉब्लम्स है तो उनका एक कल्चरल बैकग्राउंड भी है, उनकी ऑटोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है, और वो अपना जो फैसला बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो आपने उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनकी जो इश्यूज हैं और उनका जो माइंडसेट है उसको आपने कंसिडर करना है सबसे पहले। अपनी जो आपकी पर्सनल वैल्यूज है आपने उनको साइड पे रख देना है। आपने नॉन जजमेंटल रहना है, जजमेंट तो यहाँ नहीं होगी, बायसेस तो नहीं होंगी। यानी ये क्लाइंट सेंटर्ड केयर होती है कि आप ओवरऑल जो गोल सेट कर रहे हैं, जो असेसमेंट कर रहे हैं, वो क्लाइंट को सेंटर करके कर रहे होते हैं। इधर अगेन फिर वही बात आ गई कि जब आप किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को डील करने जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कल्चर को आप डील करने जा रहे हैं, वहां के क्लाइंट्स आप डील करते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग और आपने सुपरविजन ली होनी चाहिए। अगर नहीं ली है तो आप अब ले सकते हैं, ताकि आपके माइंड में अगर कोई पर्सनल बायसेस हैं कुछ केसेस को लेकर, तो वो आप रिजॉल्व कर सकें पहले तो। सो आप हमेशा पर्सनल वैल्यूज पर क्लाइंट की ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है एप्लीकेशन एंड रोल प्लेइंग। अब एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, बेसिकली एंजाइटी हमने बात की थी कि आपके रेशनल माइंड को शट डाउन कर देती है, आप रेशनली नहीं सोच सकते हैं। और बेसिकली ये फ्यूचर के बारे में होती है एंजाइटी। और जब हम इसको ट्रीट करने की बात करते हैं, चाहे इसकी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में एंजाइटी हो रही होती है, लेकिन इसका नेचर सेम होता है। सो इसका ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम होता है, और वो ये होता है कि आप उन चीज़ों को फेस करते हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर होता है, राइट। तो अब उस ग्रेजुअल एक्सपोजर के लिए, चूंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ होगी उनके लिए, यहाँ पर आ जाती है कि आप उसको अप्लाई कैसे करेंगी। आप उसे सबसे पहले रोल प्लेइंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द सेशंस। रोल प्लेइंग की इंपॉर्टेंस यहाँ पे सामने आती है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट को प्रॉब्लम है कि वो फेस नहीं कर सकते हैं लोगों को, ये इस किस्म की एंजाइटी, देयर इज अ सोशल एंजाइटी। अब क्या होगा कि जो थेरेपिस्ट हैं वो भी तो एक इंडिविजुअल है। अब क्लाइंट की जो एंजाइटी है कि वो फेस नहीं कर सकते, यहाँ पर वो रोल प्ले कर सकते हैं। उस सिनेरियो को माइंड में रखे कि जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से या किसी शख्स से किस तरह बात करेंगे, किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात करेंगे, यहाँ पे आप रोल प्ले कर सकते हैं। तो रोल प्ले यहाँ पर जो सेशंस के दरमियान हो सकता है, वो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है कि आप न्यू स्किल्स सीख रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। तो यहाँ पर उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर वो इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उनकी स्किल्स डेवलप होने लगती हैं। और अब जब वो ये स्किल्स सीखते हैं, तो अब जिस तरह से वो यहाँ पे रोल प्ले के थ्रू सेशन में लर्न कर रहे थे, अब उसको वो रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई कर रहे होते हैं।
जाहिर है जो चीज़ आप एक दफ़ा लर्न कर रहे हैं, आप उससे सीख रहे हैं और आप थेरेपिस्ट के साथ रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को रियल वर्ल्ड में, आप अपनी लाइफ में आउट ऑफ सेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। देन बिहेवियरल एक्टिवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंजाइटी, क्या होता है कि आपने फेस करना है, आपने कन्फ्रंट करना है उन सिचुएशंस को जहां आपको एंजाइटी फील होती है, और जो आपके अवॉइडेंस बिहेवियर्स हैं उनको कम करना है। अब अवॉइडेंस जो है ये एंजाइटी को बढ़ाती है। जब आप एंजाइटी की साइकिल को देखते हैं तो एक सिचुएशन में आपको नेगेटिव थॉट आती है, डिस्टॉर्शन होती है, उसके बाद आपको एंजाइटी फील होती है, और एंजाइटी फील होते ही नेक्स्ट क्या होता है, आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं, या उस थॉट को या उस शख्स को जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, वो सिचुएशन हो सकती है, थॉट्स हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। अब ये जो अवॉइडेंस है, ये यहाँ पर तो आपको एंजाइटी नहीं फील हो रही कि आपने उससे बच गए, लेकिन इन द बैकग्राउंड वो एंजाइटी बढ़ जाती है क्योंकि आपने उसको फेस नहीं किया, हैबिचुएट नहीं हुए आप। अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब अगेन वही सिमिलर सिचुएशन आती है, आप हो सकता है देयर आर चांसेस कि आपको और ज्यादा एंजाइटी फेस करनी पड़े, क्योंकि आपको लास्ट टाइम याद आएगा जब आपने उसको अवॉइड किया था। तो इस तरह से आपकी एंजाइटी तो बढ़ जाएगी। तो अब जो अवॉइडेंस बिहेवियर्स है, हमने उनको रिड्यूस करना है। आप उन सिचुएशंस को अवॉइड नहीं करेंगे, बल्कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इन अ सिस्टमैटिक वे आप उनको फेस करें विद द हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट। और ये जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की हम बात करें, रोल प्लेइंग की बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स जो इनमें वो सीखेंगे, यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि उनकी लर्निंग इनहेंस होती है। एक्टिव लर्निंग है ना, एक चीज जब वो करके सीख रहे हैं, और जो थेरेपी है उसकी स्किल्स को वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो अब उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, उन्हें उस चीज के बेनिफिट्स भी प्रैक्टिकली नजर आ रहे होते हैं। तो इस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि अब चूंकि वो जो बेनिफिट्स हैं वो देख चुके होते हैं, तो एक जो बिहेवियर चेंज है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो इस तरह से उनकी लर्निंग एक इनहेंस्ड वे में हो रही होती है। ये स्टडीज के थ्रू सीबीटी को इम्प्लीमेंट करना। अब सीबीटी की जो टेक्निक्स हैं हम केस स्टडीज के थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। सो केस स्टडीज के थ्रू आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीबीटी की टेक्निक्स को। केस स्टडीज क्या होती हैं कि जहां पर आप डिफरेंट केसेस देखते हैं कि किस तरह से सीबीटी ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए वर्क किया है। इस तरह से जो सीबीटी की टेक्निक्स हैं वो वर्क करती हैं मुख्तलिफ मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए। तो ये चीज़ थेरेपिस्ट के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, चूंकि थेरेपिस्ट तो ट्रेंड होते हैं, दे नो कि कौन सी टेक्निक किस प्रॉब्लम के लिए यूज हो सकती है, और उन्हें मालूम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो क्लाइंट्स के लिए किस तरह से ये हेल्पफुल होती है, ये हम देखते हैं कि केस स्टडीज, केसेस को स्टडी करके क्लाइंट्स को क्या हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले कि कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स को किसी स्पेसिफिक एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, तो अब जब वो देखते हैं, डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं कि उन केसेस में कोई स्पेसिफिक सीबीटी टेक्निक्स ने वर्क किया है और सक्सेसफुल रही हैं, वो टेक्निक्स उन सिम्टम्स को डील करने में सक्सेसफुल रही हैं, तो यहाँ पर उन खास कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। यानी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है फॉर एग्जांपल, उसका कोई केस वो स्टडी करते हैं। एक केस स्टडी से वो गो थ्रू करते हैं जब
तो उन्हें सिमिलर प्रॉब्लम्स जो हैं, जो उन्हें अपने साथ भी पेश आ रहे हैं, तो अब वो देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स यूज हुई हैं वहाँ पे, और उन्होंने वर्क भी किया है। तो अब वो रिलेट कर सकते हैं, सेम कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, राइट? सेम सिनेरियोज हैं, सेम सिचुएशंस हैं, तो वो रिलेट कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम के साथ, और उन टेक्निक्स को लर्न करके फिर वो खुद के साथ अपनी लाइफ में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, पर्सनलाइजेशन, यही कि वो उन टेक्निक्स को अपने लिए यूज कर सकते हैं। जो केस स्टडीज में उन्होंने देखा कि कुछ चीजें फॉर एग्जांपल सिमिलर हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिमिलर हैं, कुछ एंजाइटीज सिमिलर हैं या ट्रिगर्स सिमिलर हैं, तो वहाँ उन केस स्टडीज में वो किस तरह से डील किए गए हैं, अब उन मेथड्स को वो अपनी सिचुएशन में फिट कर सकते हैं और अपने लिए उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बेनिफिट ये भी होता है कि स्किल ट्रांसफर हो जाती है। जब उन्होंने देखा कि किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी उन्होंने केस स्टडीज में कि सीबीटी की टेक्निक्स जो हैं वो किस तरह से इन इश्यूज को रिजॉल्व करती हैं, एड्रेस करती हैं, तो अब वो वहाँ से उन स्किल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके जो चेंजेस केस स्टडीज में उन क्लाइंट्स ने हासिल की हैं, अब वो भी उनके वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आउटकम एक्सपेक्टेंसी, अक्सर क्लाइंट्स का ये होता है कि ये थेरेपी मेरे लिए वर्क कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इससे इम्प्रूवमेंट होगी, क्या ये वर्क करेगी। तो जब वो केस स्टडीज से गो थ्रू करते हैं, तो जो एक्सपेक्टेंसी है आउटकम की कि क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या ये वर्क करेगी, तो इस तरह से उन्हें एक होप और कॉन्फिडेंस का सेंस मिलता है कि हाँ, ये अगर बाकी क्लाइंट्स के साथ अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं इसके, तो ये हमारे साथ भी वर्क कर सकती है। इस तरह से उनका जो यकीन बढ़ता है, खासकर जब हम सीबीटी की इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, तो उनका इस पे यकीन बनता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि वो भी इन टेक्निक्स को यूज करेंगे। देन रिसीविंग फीडबैक एंड सुपरविजन। सो सीबीटी को हम एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के तौर पर जानते हैं, यानी कि अ, बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है कि ये वर्क करती है बहुत से प्रॉब्लम्स के लिए। स्पेसिफिकली जब हम एनजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, और बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है इस पे, इट वर्क्स। सो इसके लिए ऑन गोइंग ट्रेनिंग और सुपरविजन की ज़रूरत होती है। जब आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, तो अब मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, और सीबीटी की जो फील्ड है, इसमें आपको जो सीबीटी के मेंटर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, आपने उनके साथ इन टच रहना होता है। जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, आपने उनके साथ इन टच रहना है, आपने उनको स्टडी करते रहना है। और बेहतर ये होता है कि जो आप केसेस होते हैं, आप वो अपने जो केसेस हैं वो उनसे रिव्यू करवाते हैं, वो उनको देखते हैं, और उस पे फिर वो फीडबैक देते हैं कि आए आप अपनी प्रैक्टिस में कैसे चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव होती है। फिर कुछ मुश्किल सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वहाँ पे वो आपको सपोर्ट भी ऑफर कर सकते हैं। तो सुपरविजन और फीडबैक रिसीव करना काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। इससे ये भी होता है एक बेनिफिट कि आपकी जो सीबीटी की स्किल्स हैं, ठीक है, आप ट्रेंड हैं, आप मज़ीद जब ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं सीबीटी में, और कॉन्टिन्यूसली आप फीडबैक ले रहे हैं, आपके केसेस जो है वो रिव्यू हो रहे हैं,
और आपको सुपरवाइज किया जा रहा है, तो आपकी जो सीबीटी की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती चली जाती हैं। आप रिफाइन करते जाते हैं अपनी स्किल्स को, आप और अच्छे थेरेपिस्ट बनते चले जाते हैं। देन हमारा लास्ट मॉड्यूल है फ्यूचर ट्रेंड्स इन सीबीटी फॉर एंजाइटी, कि अब सीबीटी के फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, व्हाट नेक्स्ट। चूंकि सीबीटी एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, तो इसके लिए फिर आपको कॉन्टिन्यूअल लर्निंग की ज़रूरत होती है कि किस अंदाज में आप बेस्ट अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। ये टेक्निक्स यूज़ करते हुए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह से आप बेहतरीन अंदाज में अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूअल लर्निंग की नीड होती है कि किस अंदाज में बेहतरीन तौर पर ये जो टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, आप उनको स्टडी करते हैं। आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं या एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको आप अटेंड करते हैं, उनके सेमिनार्स वर्कशॉप्स आप अटेंड करते हैं, और अपने नॉलेज को विद टाइम आप अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे न्यू रिसर्चेज हो रही हैं और न्यू चीज़ें सामने आती जा रही हैं, तो जब हम उनसे इन टच रहेंगे और हम हमारे पास फिर वो टूल्स होंगे जो मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं, देन जो इनोवेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको इनकॉर्पोरेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मोबाइल की एप्स ऐसी हों जो हमारी थॉट्स पे वर्क करती हैं। अक्सर हम देखते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे वर्क करने वाली एप्स होती हैं, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो एप्लीकेशंस के थ्रू इस पे वर्क हो रहा है कि किस तरह से हम सीबीटी को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से हम सीबीटी हासिल कर सकते हैं। और वर्चुअल रियलिटी, ये बड़ी एक एक्साइट अब जब हम इनोवेशंस को देखते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया को देखते हैं, आजकल मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कैसे हम इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, हम एक्सपोजर की जब बात करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी की बात करते हैं, उसमें वर्चुअल रियलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें हम इमेजरी की बात करते हैं, जो इमेज हमने बात की थी टाइप की, कि इमेजिनल एक्सपोजर जो है, एक तो इन वाइवो एक्सपोजर है, एक इमेजरी बेस्ड एक्सपोजर जो है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा हम इन इनोवेटिव टूल्स का यूज़ किस तरह कर सकते हैं असेस करने के लिए एंजाइटी। देन हम क्लाइंट्स की सेल्फ हेल्प के लिए उन्हें क्या चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं, इन इन टेक्नोलॉजीज़ को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ना सिर्फ ये इसको बहुत ईज़ी बना देते हैं थेरेपी को, बल्कि एक तरह से एंगेजिंग और बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली चीज़ बन जाती है क्लाइंट्स के लिए।
अब डिजिटल सीबीटी प्लेटफॉर्म्स यानी एप्लीकेशंस के थ्रू, ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से हम सीबीटी को हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं अपनी थॉट्स पे स्पेसिफिकली और अपने बिहेवियर्स पे, और इनका जो इम्पैक्ट है इमोशंस पे। तो ये चीज़ें हम किस तरह से ऑनलाइन वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में हम किस तरह से हम सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मोबाइल की एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, थ्रू वर्चुअल रियलिटी। तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए जो ट्रीटमेंट है वो इनहेंस हो सकता है। आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू डेटा रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने क्लाइंट्स का, और जिस तरह से डीवीटी में होता है कि आप जो इंडिविजुअल सेशंस के दरमियान में जो टाइम होता है, जो गैप होता है कुछ डेज का, उसमें आप ऑनलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। तो इसी तरह से जिन क्लाइंट्स को इसकी ज़रूरत है, स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं जो इमोशनल डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, तो उनको आपने सेशंस के दौरान भी आप उनको टाइम दे रहे होते हैं, तो ऑन गोइंग सपोर्ट जो है वो जारी रहती है आपकी बिटवीन सेशंस भी। तो यहाँ पर जो डिजिटल सीबीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अहमियत हमें नज़र आती है। इसी तरह से टेलीथेरेपी, यानी जो आप ऑनलाइन थेरेपी देते हैं फ़ोन कॉल के थ्रू, स्काइप से आप जो थेरेपी देते हैं, अब ये बहुत फेमस हो गई है स्पेसिफिकली जब से ये पेंडेमिक आया था तो उसके बाद से। और ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे दूर हैं, किसी और एरिया में हैं, तो वहाँ पे अब इन पर्सन सेशंस जो हैं फिजिबल नहीं है आपके लिए, तो आप टेलीथेरेपी के जरिए आप उन्हें सेशन दे सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू उन्हें सेशन दे सकते हैं। अब सीबीटी के लिए ऑन गोइंग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ये देखते हैं। जब हम बात करते हैं सीबीटी फॉर एंजाइटी के फ्यूचर ट्रेंड्स को लेकर, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सीबीटी अब इन द फ्यूचर जो वर्क करेगी उसमें जो इंसान की स्ट्रेंथ्स हैं और वैल्यूज़ हैं, उस पे जो वर्क है स्पेसिफिकली, उस वर्क का जो किरदार है उसको बेहतर अंदाज में समझने पे जोर दे रही है। यानी कि जो क्लाइंट्स की वैल्यूज़ हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी स्ट्रेंथ बेस्ड सीबीटी, वैल्यू बेस्ड सीबीटी, तो इसकी तरफ अब जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो हमें यहाँ पर ला रहे हैं। ट्रीटमेंट के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाएगी कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, इस तरह से वर्क सीबीटी अब इन द फ्यूचर इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि इनका क्या किरदार हो सकता है स्ट्रेंथ्स एंड वैल्यूज़ का ट्रीटमेंट पर। इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी ये चीज़ है कि स्टिग्मा का बहुत इशू होता है, शर्म फील होती है जब हम खासकर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो एक स्टिग्मा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब हम जो थेरेपिस्ट हैं, जो मेंटल हेल्थ के एडवोकेट्स हैं, अब हम पे ये जिम्मेदारी होती है कि हमने किस तरह से इस स्टिग्मा को रिड्यूस करना है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने किस तरह से नॉर्मलाइज करना है कि ये तो हर एक के साथ हो सकते हैं। खासकर जब हम एनजाइटी की बात करते हैं तो एनजाइटी हर एक को होती है, ये हमें बताने की ज़रूरत है कि हर एक को एनजाइटी होती है, हर एक के अपने कुछ फियर्स होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एनजाइटी बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो मददगार हो सकती है। जब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, साथ में हम इस तरह से भी साइको एजुकेट करते हैं कि स्ट्रेस यू स्ट्रेस भी हो सकता है, डिस्ट्रेस भी हो सकता है। स्ट्रेस को हम देख रहे हैं
ये हमें डेंजर से बचाने के लिए है। एंजाइटी भी इसीलिए है कि हमें कोई डेंजर अगर फील होता है, डेंजर अगर हम देखते हैं, तो अब उसके लिए स्ट्रेस तो होगा, वरना हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि हम उन प्रॉब्लम से, उन डेंजर से डील करें। तो यू स्ट्रेस अच्छी चीज होती है। हम साइकोलॉजी में देखते हैं कि एंजाइटी एक इमोशन है, और इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बल्कि ये तो हेल्पफुल है। एंजाइटी का होना कुछ सिचुएशंस में जरूरी है, स्ट्रेस का होना जरूरी है, तभी हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, तभी हमें कोई वो मोटिवेशन मिलती है। चैलेंजेस जब आते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्ड एंजाइटी की, तो एंजाइटी आगे बढ़ के एक डिसऑर्डर की सूरत इख्तियार कर लेती है, ये एक अलग चीज है। एक तो नेचुरल एंजाइटी है, इंसानों के फियर्स होते हैं, एंजाइटीज होती हैं। फिर आगे जाके जब ये डिसऑर्डर बन जाती है, तो अब हमें एंजाइटी को ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि एंजाइटी से अपने रिलेशनशिप को चेंज कैसे करना है। एंजाइटी तो रहेगी बहरहाल, अब हम अपने रिलेशनशिप को किस तरह से एंजाइटी से चेंज कर रहे हैं। और एंजाइटी जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, डिफरेंट इसके फ्लेवर्स हो सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल जब हम उसको देखते हैं इन द बिगर पिक्चर, वो एक ही चीज है, वो एक एंजाइटी है। और ये चीज बहुत अहम है कि एंजाइटी कभी भी प्रेजेंट में नहीं होती। हेयर एंड नाउ में एंजाइटी नहीं रह सकती, एंजाइटी फ्यूचर से रिलेटेड होती है, कुछ अनसर्टन हो जाएगा। जब हम एंजाइटी की बात करते हैं और एंजाइटी की थेरेपी की बात करते हैं, एंजाइटी माइल्ड से लेकर मॉडरेट सिवियर तक होती है। सबसे जो शदीद एंजाइटी है वो पैनिक में है, पैनिक अटैक्स में फील होती है, जहां पर ये तक लग सकता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, सांस रुक जाएगा, डेथ हो जाएगी, इस हद तक डेथ एंजाइटी भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये फ्यूचर से रिलेटेड है, कैसा हो जाएगा। उन क्लाइंट्स को बार बार पैनिक अटैक्स आए होते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होता। यहाँ पर सीबीटी की अहमियत है, हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, हमारे पास एविडेंस है कि पहले भी तो पैनिक अटैक आया था, लेकिन उसने तो ऐसा कोई हार्म नहीं पहुंचाया। तो अब क्यों हमें ऐसी थॉट्स आ रही है, और अब हम उन थॉट्स को एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? मीन्स कि वो इतनी डेंजरस सिचुएशन तो नहीं है, फील जरूर हो रही है, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। और हमारा गोल कभी भी एनजाइटी से छुटकारा हासिल करना नहीं होता, एनजाइटी को फेस करना है, एनजाइटी को डील करना है, उसको मैनेज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एनजाइटी कभी आपको हर्ट नहीं कर सकती है। तो ये साइको एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है, खासकर जब हम एनजाइटी से रिलेटेड चैलेंजेस को देख रहे हैं। तो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, और बेहतरीन तरीका इलाज, बेहतरीन वे एनजाइटी का मुकाबला करने का, एनजाइटी को जब हम फेस करेंगे, ये होगा। ये फियर्स को फेस करना ही बेहतरीन तरीका है कि आप एनजाइटी का मुकाबला कर सकते हैं, और उसे उसे डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एनजाइटी को। और ये बात, ये उम्मीद कि एनजाइटी वक्ती चीज़ है, ये हमेशा तो नहीं रहती। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें एनजाइटी फेस करनी पड़ सकती है, लगातार तो हर वक्त तो एनजाइटी नहीं है, तो चली जाती है, ये हमेशा नहीं रहती। सो
एंजाइटी एक चीज है जिसे हमें शख्सियत से अलग करने की जरूरत है। वो इंसान जो है वो कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो इंसान एंजाइटी नहीं है, बल्कि उसे एक इमोशन आ रहा है जो कि एंजाइटी है। और ये इमोशन हर एक में होता है, उसका लेवल अलग हो सकता है, उस एंजाइटी का नेचर अलग हो सकता है, सिविरिटी अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसीज अलग हो सकती है, लेकिन एंजाइटी सब में पाई जाती है। तो जो नेचुरल और डिसऑर्डर्ड एंजाइटी है उसके फर्क को समझने की जरूरत है। अब वो डिसऑर्डर तब हो जाती है जब हम अपने जो डेली के मामलात है वो नहीं कर पा रहे, उसने हमें इतना डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके लिए फिर हमें ट्रीटमेंट चाहिए। और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छा असर है उस ट्रीटमेंट का। हम सीबीटी की बात करते हैं, बहुत सक्सेसफुल है सीबीटी, स्पेसिफिकली जब इसको टाइम दिया जाए, इससे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाए, ये तो बहुत हेल्पफुल है। और बताया जाता है कि उतनी ही हेल्पफुल है जितनी कि अच्छी मेडिकेशंस हो सकती हैं। सीबीटी उतनी ही हेल्पफुल है विदाउट मेडिकेशंस। और हम ये जानते हैं आज के मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जब लॉन्ग टर्म में आप मेडिसिन लेते हैं खासकर, तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह से आप सीबीटी की जब बात करते हैं, दूसरी अप्रोचेस के साथ आप इसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, खासकर जो थर्ड वेव है सीबीटी की, जो आजकल सीबीटी जिस जाने बढ़ रही है माइंडफुलनेस की तरफ, स्ट्रेंथ बेस्ड जो थेरेपीज हैं उनकी तरफ बढ़ रही है। तो माइंडफुलनेस की जो अप्रोचेस हैं उनको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे सीबीटी के अंदर। माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि एनजाइटी का ताल्लुक फ्यूचर से है, फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स और वरीज हैं जिनसे एनजाइटी बढ़ सकती है। तो जब आप माइंडफुल रहते हैं, प्रेजेंट फोकस्ड रहते हैं, नॉन जजमेंटल रहते हैं और सेल्फ कंपैशनेट, तो आप अपनी एंजाइटी पे इजी वे में वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से जब एंजाइटी के सिम्टम्स एक दफा ट्रीट होने के बाद आपको वापस होते हुए नजर आए, तो इट डज मीन ये मे बी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, या आप कंप्लीट रिकवरी तक नहीं पहुंचे थे, या कोई ऐसे इश्यूज थे वर्क के दौरान, रिलेशनशिप्स के दौरान, जहाँ पे आपको क्रोनिक स्ट्रेस का सामना था, बहुत टाइम तक आपको स्ट्रेस रहा है। क्रोनिक स्ट्रेस मीन्स कि लगातार आपको स्ट्रेस रहा है, नॉन स्टॉप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप रहे हैं। तो बेसिकली एंजाइटी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है एंजाइटी। और जो हम बात करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो रेज हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, हार्ट बीट जो हमारी बढ़ जाती है, हमारा सांस जो फूलता है। अब हम जब लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो तब ये जो एंजाइटी है ये डिसऑर्डर्ड एंजाइटी में चेंज हो सकती है। इसकी और वजूहत भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई ड्रग यूज करते हैं, कोई मेडिसन है, मेडिकेशन की बेस पे भी होता है। स्टिमुलेंट्स की बात होती है, जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उन अक्सर देखा जाता है कि एनजाइटी उससे बढ़ती है। इसी तरह से नींद के मसाइल, जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है जब आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं। अब आप नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप रिलैप्स हो जाएगा, फिर से वो एनजाइटी के सिम्टम्स आ जाएंगे। इसी तरह से जब आपके ब्लड में शुगर लो हो जाता है, एनर्जी जब आपकी कम हो जाती है, या फिर आपकी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, तो ये भी वजह बन सकती हैं आपके जो सिम्टम्स है वापस आ सकते हैं एक दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद। या फॉर एग्जांपल, आपको किसी वजह से पेन रहता है, या जिस तरह अभी हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करें, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका वाटर इनटेक इतना ज़्यादा नहीं,
दिन में। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं एंजाइटी के लिए। सो एंजाइटी के रिलैप्स के से आप कैसे बच सकते हैं, किस तरह से आप रोक सकते हैं, कि आपने एंजाइटी को एक्सपेक्ट करना है। जैसे पेन का इलाज पेन में है, अकॉर्डिंग टू मौलाना रूमी, तो एंजाइटी का इलाज एंजाइटी को फेस करने में है। आप एक्सपेक्ट करें एंजाइटी को कि एंजाइटी आए, ये हेल्पफुल चीज है। आपने ओवरकम करना है, आपने मैनेज करना है, अपने इसे छुटकारा हासिल करना गोल नहीं है आपका। और जहाँ पे एक्सपोजर की हम बात करते हैं, तो एक्सपोजर टॉप क्लास थेरेपी है एंजाइटी के लिए। जब हम बात करते हैं एक्सपोजर थेरेपीज की, बहुत सी टाइप्स हैं एक्सपोजर थेरेपीज की। अक्सर जो थेरेपीज है उनमें एक्सपोजर होता है, लाइक EMDR है, जिस तरह से ट्रॉमा फोकस CBT है, ERP जो OCD के लिए होती है, इस तरह से कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी है। तो ये जो सारी थेरेपीज हैं, इनमें एक्सपोजर पे फोकस होता है ज्यादा। एक्सपोजर प्रोसेसिंग की सूरत में भी हो सकती है, जब आप थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी टॉक थेरेपी के थ्रू भी एक्सपोजर हो सकता है, कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन आइडियाज को जिनसे आपको एंजाइटी होती है, आप उन बातों को फेस कर रहे हैं सबसे पहले, उन आइडियाज को, आप उन सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपको एंजाइटी होती है। तो यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इमेजिनल एक्सपोजर, आप माइंड में उन चीज़ों को फेस करते हैं जिनसे आपको एंजाइटी होती है। देन कम्स इन वाइवो एक्सपोजर, कि आप रियलिटी में, रियल लाइफ में उन चीज़ों को जाके फेस करते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है, थेरेपिस्ट और एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ तक कहते हैं, कि जो आपका एक्सपोजर है आप उसको डबल कर दें। जब आपने कोशिश की और एक्सपोजर वर्क नहीं, आप उसको डबल कर दें। एक्सपोजर इतना हेल्पफुल है कि वो आपकी हेल्प करेगा, वो एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी होती। और एंजाइटी को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करें माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोचेस की, तो माइंडफुलनेस में नॉन नॉन जजमेंटल होती है। यानी कि इसका प्रिंसिपल है बेसिक, कि आप नॉन जजमेंटल होते हैं और आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वहीं पर अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना भी आता है। तो जब हम फाइट करते हैं अपने इमोशन से, वो इमोशंस एग्जैसरबेट कर जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की अहमियत हमें मालूम होती है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑन गोइंग चैलेंजेस हैं, खासकर CBT फॉर एंजाइटी के लिए, वो सबसे पहले स्टिग्मा रिडक्शन है। स्टिग्मा को आपने रिड्यूस करना है। आप देखते हैं हमारे यहाँ खासकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील की जाती है। तो इसको हमने फाइट करना है। सो यहाँ पे हमारा ये कोर्स एंड होता है। वी होप कि आपने इस कोर्स को एंजॉय किया होगा, आपने इससे लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच।